एक नया पूरा प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन के ऊपर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पाइथन को इस्तेमाल कैसे करना है और डाउनलोड कैसे करना है वगैरह वगैरह। थोड़ा सा नोटपैड ओपन करते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर सकें कि क्या क्या होगा। देखिए आ जाओ। तो बेसिकली पाइथन यहाँ पर बेसिकली पाइथन को हम लोग यहाँ पे पहले कोर कंसेप्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। यानी पाइथन कोर कह सकते हैं कि पाइथन का सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूज़ ऑफ पाइथन की, तो पाइथन आज के टाइम में लगभग हम लोग सब लोग अब चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, ये पाइथन से बना हुआ है। अगर हम बात करेंगे किसी वेबसाइट की तो वो पाइथन से बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे किसी की रोबोटिक्स में एआई की तो वो पाइथन से तैयार हो जाता है। अगर हम बात करें पाइथन से डेस्कटॉप एप्लीकेशन की तो आप वो उसके लिए टीके इंटर सीख सकते हैं और बना सकते हैं। WX पाइथन एक और बहुत अच्छा पैकेज है जो कि आप ये कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आपका यह मोबाइल फ़ोन को अगर आप डेवलपमेंट देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा एक आता है कीवी करके। कीवी एप्लीकेशन को बनाने में मदद कर देगा तुम्हारा। अगर तुमने इसको इस्तेमाल करना चाहते हो कोई गेमिंग के लिए तो बना सकते हैं। अगर तुम इस्तेमाल करना चाहते हो इसको डेटा साइंस के लिए तो कर सकते हो। आर लैंग्वेज उसमें से एक अच्छा लैंग्वेज है। और डेटा प्रोसेसिंग के लिए बिग डेटा है, बिग डेटा एनालिसिस है, हुडूप है, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो बेसिकली डेटा बेस नहीं, सॉरी, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी पाइथन बहुत ज़्यादा आगे इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह करना चाहते हैं, जैसे हमारे देश में इसरो काम करता है, बाहर नासा काम करती है, तो उन लोगों को भी इस तरह का लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है अपने काम को एग्जीक्यूट करने में। मिसाइल्स बनाने में कह लो, रॉकेट बनाने में कह लो, या फिर कोई स्पेस क्राफ्ट बनाने में कह लो, सब में इस्तेमाल होता है। तो उसमें बहुत सारा आता है। साई पाई करके एक है ना, साई पाई करके एक प्लगइन है, नम पाई करके एक प्लगइन है, ये सब उनको बहुत इस्तेमाल में आता है। सेंसर डिटेक्शन है, कैमरा सेंसर है, बाकी चीज़ें हैं। दूसरे ग्रह पे जाता है, ट्रांसमिशन होता है, रेडियोलॉजी होता है, बहुत कुछ होता है जो हम लोगों को पाइथन से ही मिल जाता है। तो ऐसे करके हम लोगों को ये समझ पा रहे हैं कि पाइथन जो है वो बहुत स्कोपिक है। यानी कि अगर हम पाइथन सीखते हैं तो हम कई तरह के काम की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम ना इसके पूरे डिटेल में ना जाते हुए आपको बस पाइथन का कोर समझाने जा रहे हैं ताकि इसके बाद आप इन सब चीज़ों की तरफ मूव कर सकें आराम से। तो पाइथन कोर में हम लोग कंसेप्चुअली शुरुआत कर रहे हैं। पहले इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन मतलब सिंपल है कि पाइथन कोई लैंग्वेज है जो कि 1991 में फर्स्ट रिलीज़ हो गया था। मैं विकीपीडिया का सहारा लेते हुए आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज? देखो, हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जिसमें कंपाइलर होता है। जब हम लोग कोड लिखते हैं तो उसको कंपाइलर क्या करता है? चेक करता है। फिर कंपाइलर क्या बनाता है? उसका असेंबली कोड बनाता है। असेंबली कोड को फिर हम लोग कन्वर्ट करते हैं असेंबलर की मदद से, और वो फिर जाके मशीन कोड बनता है। यानी इसमें 3 लेयर हो गए, इसलिए इसको हाई लेवल कहते हैं। अगर असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो वो मिडिल लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज वो जिसमें हमको काम कम करना पड़े और कंप्यूटर ज़्यादा करता है। लो लेवल वो जिसमें हमको ज़्यादा सीखना पड़ेगा और वो काम ज़्यादा बेसिकली सारा एग्जीक्यूशन मशीन कोड पे हमको करना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर हाई लेवल का मतलब बस इतना सा है कि वो वाला लैंग्वेज जिसमें थोड़ा ईजी पड़ता है कोड लिखना। तो जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्वियसली ये वर्ड का मतलब ये है कि ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है। इसका मतलब है कि वो हर काम को लगभग कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? जनरल पर्पस। कह सकते हो नमक की तरह, हर सब्जी में डाला जाएगा, सिंपल है। तो ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, जो इसमें से पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन कुछ लैंग्वेज कुछ काम स्पेशल करते हैं, जैसे PHP लैंग्वेज, उसका काम है वेब डेवलपमेंट करना। तो वो लैंग्वेज जो जनरल पर्पस है वो लगभग सब काम कर सकते हैं, और जो वो लैंग्वेज जो स्पेसिफाइड है किसी एक काम को करने के लिए, तो वो स्पेसिफाइड लैंग्वेज कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं कि जो पाइथन है इसका जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा रीडेबल होता है। यानी कोई बच्चा को भी दे दोगे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ बताओ उसका क्या मतलब है तो बता देगा। बट सी का लैंग्वेज, जावा का लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है, उसको समझना ही पड़ेगा। तो ये ज़्यादा रीडेबल है, आप कह सकते हैं इसमें। और एक और ख़ास चीज़ इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं इंडेंटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन। तो ये बेसिकली ऑफ साइड रूल होता है, हम आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में इंडेंटेशन क्या होता है। ठीक है, याद रखना ये टर्म, हम आगे डिस्कस करेंगे। पाइथन एक डायनेमिक डेटा टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है
कि आपको आपका जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे अगर हम बात करें सी में, तो हमको अगर एक्स में 10 वैल्यू रखना है तो एक्स कौन सा टाइप का ये बताना पड़ता है। एक्स INT है तो INT लिखना पड़ेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर लिखना पड़ेगा, जो भी है उसका वैल्यू जो भी तुम रख रहे हो वो बताना पड़ेगा, यानी कि वो स्टैटिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं स्टैटिक टाइप्ड मतलब डेटा टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो ये वो लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें हम लोग स्ट्रिक्टली डेटा टाइप भी बताना पड़ता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जैसे कि पाइथन, वो एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो लैंग्वेज को कहते हैं जिसमें डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। कैसे इसका समझता है कंप्यूटर, उसको जो वैल्यू देते हो ना उसी से समझ जाता है कौन सा डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 दिए हैं तो वो समझ गया कि वो इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज का मतलब यही है। आगे देखो, पाइथन मल्टी पैराडिग्म है। अब पैराडिग्म में क्या होता है, ये नए नए नाम आ रहे हैं और बहुत सारे नाम आ जाएंगे, ऐसे पकड़ में आना चाहिए क्या होता है। पैराडिग्म का मतलब होता है काम करने का तरीका। देखो PARADIG, मल्टी पैराडिग्म कह सकते हो, द वे ऑफ वर्क कह सकते हो, काम करने का तरीका, ठीक है। इसी को हम लोग ना प्रोग्रामिंग भाषा में पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। पॉली मतलब बहुल, मॉर्फिज्म मतलब मेथड, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, मल्टी पैराडिग्म कह दो या पॉलीमॉर्फिज्म कह दो, मल्टी MULTI मल्टी पैराडिग्म, ठीक है। तो इसका इस टर्म का मतलब क्या होता है, किसी काम को हम क्या बोला, देखो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या मतलब हुआ, एक ही काम किया हम, चाहे ये 2 लाइन में किया, ये 1 लाइन में किया, ये मतलब एक ही काम को हम कई तरीके से कर सकते हैं। इसी को कहते हैं मल्टी पैराडिग्म या पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। बेसिक सा बात। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल का मतलब होता है जैसे कोड लिख रहे हैं तो पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। तो काम भी ऐसे ही करेगा, पहले जो ये लिखा यही काम करेगा, फिर जो लिखा वो काम करेगा, फिर जो लिखा वो काम करेगा, फिर जो लिखा वो काम करेगा। इस तरह के प्रोसेस को हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो कि यहाँ पर प्रोसीजरल लिखा हुआ है। लेकिन एक और उसके अलावा भी होता है, इसको नॉर्मली बोले तो पॉप, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और अगर इसी से आगे बढ़ें तो और भी तरीका है, इसको बोल देंगे OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद भी तरीका है FOP, फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके बाद भी होता है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसके बाद भी होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट। तो ये सब क्या है, पैराडिग्म में काम करने का तरीका, द वे ऑफ वर्क। तो ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी लेता है, ये OOP भी काम करता है, ये FOP भी काम करता है, यानी ये सब सपोर्ट करता है। कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो ये सब सपोर्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे जावा सिर्फ OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम करता है। फिर तुमको ना प्रोसीजर उसमें लगा सकते हो, ना FOP लगा सकते हो, ये सब नहीं लगा सकते हो। अब ये सब नाम धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, अभी परेशान होने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख रहे हो कि क्या लिखा हुआ, मल्टी पैराडिग्म इंक्लूडिंग, ये बता रहा है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग प्रोसीजरल भी बोलते हैं और स्ट्रक्चर्ड भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग यानी FOP, ये सब सपोर्ट करता है। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब द बैटरीज इंक्लूडेड लैंग्वेज ड्यूरिंग द इट इज हैव कम्प्रीहेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब ये पता है एक लैंग्वेज है पाइथन, जिसमें पता है इतना पैकेज है, इतना मॉड्यूल्स है, इतना सब कुछ बना हुआ है ना, जो चाहो इस्तेमाल करने के लिए इंपोर्ट करो, बस यूज़ करो। यानी इसके पास बहुत सारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एग्जिस्ट करता है। चलिए अब बात करते हैं इसको बनाया किसने है। तो इनका बनाने वाले का नाम है जियोडो वॉन रेंसम। ये रहे, ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप इनकी फ़ोटो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये वो इंसान है जिन्होंने पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था। अगर ये पाइथन ना होता तो आज ChatGPT सोचता कि कैसे बनेंगे हम। पाइथन ChatGPT के बनाने में बहुत मददगार हो चुका है, ठीक है। आप बहुत नज़दीक से देख सकते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जियोडो ने स्टार्ट कर दिया था पाइथन पे काम करना 1980s में। लेट 1980s का मतलब होता है कि 1980s कह सकते हो, 77, 78, 79, 80, यानी कह सकते हो कि उस डेकेन में एस लगा देने का मतलब क्या है, डेकेन 10 साल। तो 70s से 80s के बीच में जो 10 साल होता है उसमें लेट लगा हुआ है, लेट का मतलब आखिरी में। तो ये मतलब हुआ कि 1979 में। अच्छा ये सोचो कि 1979 में जब पाइथन लिखना शुरू हो गया था तो सी लैंग्वेज कब आया था?
1972 में। अच्छा देखो यहाँ पे मैं आपको सी लैंग्वेज का भी थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा उसके भी आर्टिकल्स खोल लेता हूँ ताकि तुमको थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करना आसान हो जाए। देखो फर्स्ट अपेयर कब हुआ था, तो ये 53 से ईयर हो चुका है इसको 1972 में। और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये पाइथन भी इंट्रोड्यूस हो गया था, पहली बार में बनना स्टार्ट हो गया था 1980s में। यानी ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क कह सकते हैं आप कह सकते हैं कि 7-8 साल 10 साल बहुत से बहुत। लेकिन इनको वो वैलिडेशन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि ये सी लैंग्वेज उस टाइम में बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया था। इतना ज़्यादा लोग ना चेंज नहीं चाह रहे थे। 10 साल में कोई नया लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसको चेंज के तौर पे नहीं देखते, इसलिए कह सकते हो कि पाइथन की पॉपुलैरिटी में उस टाइम कमी था। लेकिन पाइथन अपना काम कर रहा था, पाइथन चीज़ें जो बना रहा था, जो यूज़ कर रहा था, उसकी कम्युनिटी बन रही थी। बट हाँ, वर्ल्ड वाइड सी लैंग्वेज ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, इसीलिए आपके सिलेबस में पाइथन से पहले सी पहुंच गया। तो बेसिकली ना लोगों को लगा कि सी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज और चीज़ें कर सकते हैं, बट इसमें कुछ कमियां हैं जिस पे बात हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी तो पाइथन पढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये एक कम्युनिटी ने इसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि बेसिकली ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद 1991 में पाइथन का 0.9 वर्जन लॉन्च हो गया 1991 में पहला। यानी इसको अप्रूवल लेने में ही देखिए कितना समय लग गया, 10-12 साल लग गए। तो उसके बाद इसने अपना सेकंड वर्जन 2.0 रिलीज़ किया 2000 में, जिसका नाम 2000 इसलिए पड़ा क्योंकि 2.0, ठीक है। उसके बाद पाइथन ने 3 वर्जन भी लॉन्च किया 2008 में। पाइथन उसके बाद मेजर अपडेट अभी तक नहीं दे पाया, यानी अभी भी 3 वर्जन ही अवेलेबल है। यानी 2008 में जो बना है वो अभी भी है। अब देख सकते हैं कि 2020 में पाइथन ने अपना सेकंड वर्जन की कैपेबिलिटी में थोड़ा चेंजेस किया और 2.7 लॉन्च कर दिया। यानी कि 3 लॉन्च करने के बाद फिर से 2.7 भी लॉन्च किया, ठीक है। इस तरह से ना आगे बढ़ा। लेकिन पाइथन कंसिस्टेंटली रैंक कर रहा था, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनता चला जा रहा था। यानी पाइथन शुरू में इनविजिबल था, लोग कम जानते थे पाइथन को, ज़्यादातर लोग कम देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ बढ़ने लगा पाइथन, और इसी वजह से इसको सबसे ज़्यादा मशीन लर्निंग की कम्युनिटी ने, यानी मशीन लर्निंग लैंग्वेज ने में जो लोग काम करते थे उसने सबसे ज़्यादा चूज़ किया पाइथन को। और पाइथन को चूज़ किया और देखो पूरी दुनिया में ग्लोबली ये स्प्रेड हो गया और आज हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो पाइथन है ना बेसिकली कन्वीनियंट था, लेकिन लोगों को समझ में बाद में आया कि पाइथन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। और आज देखो AI का एरा, पूरा दुनिया AI पे अटक गया है जाके, और वो सब कुछ पाइथन उसके बैकएंड में खड़ा है। खैर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे आर्टिकल्स में यहाँ लिखा हुआ है। बट द नेम ऑफ पाइथन इज सेड टू बी कम फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमेडियन सीरीज मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। एक ब्रिटिश कॉमेडी शो था, उसी के नाम से ये पाइथन नाम आया है, जो कि इनके बनाने वाले यानी जियोडो वॉन रैनसम के बहुत फेवरेट में से एक था। तो इनके पसंदीदा शो में से इस नाम को उठा लिया गया और पाइथन को नाम दे दिया गया। इसका कोई स्नैक से लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाइथन का 3 वर्जन कब रिलीज़ हुआ था। तो ऑफकोर्स ये 3 दिसंबर था और 2008 था, ठीक है। उसके बाद ये 3.5 तक पहुंचा, अभी 3.13 शायद ये चल रहा है अभी, या 14 चल रहा है, 13 चल रहा है। 3.13 देखिए 2024 में अपडेट हुआ 7 अक्टूबर को। आपको ये बता दें कि सी लैंग्वेज भी अपडेट होता रहता है, और इसका जो लास्ट स्टेबल वर्जन अपडेट हुआ था कब, देखिए 2024 में अक्टूबर में। तो यानी ये बहुत लेटेस्टली देख लेंगे तो 3 महीना पहले ही स्टेबल हुआ है, ठीक है। अब इसका प्रीवियस वर्जन भी आ रहा है, जो इससे पीछे वाला वर्जन था वो था फरवरी में 2024 में, तो इसका नेक्स्ट वर्जन भी आएगा। यानी ये भी अपने आप को अपडेट करता रहता है और पाइथन भी अपने आप को कर रहा है। जो लैंग्वेज आगे अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है वो लैंग्वेज आगे नहीं बढ़ सकता, सीधी बात है। आगे आगे समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे बदलती चली गई और पाइथन में चीज़ें ऐड होती चली गई। आगे ये है कि थोड़ा सा इसको डिटेल कर लेते हैं कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करेंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहला चूज़ किया बताने के लिए, वो था इंट्रोडक्शन। दूसरा चीज़ है कि इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट python.org में आना है। python.org की वेबसाइट पे यहाँ पर 3.13 लिखा हुआ है, इसको डाउनलोड करना है सिंपल, और आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। बहुत सिंपल सेटअप है, इजीली कर सकते हैं, मैं भी करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये डाउनलोड हो गया, इसको हम क्लिक करते हैं ताकि इसका जो सेटअप है वो रन कर सके। और सेटअप रन करने के लिए यहाँ पे मॉडिफाई, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है बट ये हम आपको दिखा रहे हैं।
ये इस तरह से ध्यान रखिएगा, ऐड पाइथन टू द इन्वायरमेंट वेरिएबल पे टिक रहना चाहिए ताकि आपका कंप्यूटर इन्वायरमेंट वेरिएबल पाइथन ले ले। तो सिंपल है, ये देखिए मेरा ऑलरेडी है। इसके बाद आप अपने चेक करने के लिए किसी भी CMD या कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर सकते हैं, पावर शेल को ओपन कर सकते हैं और उसमें सिर्फ सिंपली पाइथन डैश वर्जन चेक कीजिए। पाइथन का क्या वर्जन है, क्या बता रहा है, 3.13.2। तो इसका मतलब है पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। आप सिंपल पाई सिर्फ लिखेंगे, सिर्फ PY पाई और एंटर मारेंगे, आपका पाइथन स्टार्ट, सिंपल पाइथन स्टार्ट। और ये पाइथन आप यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। माना कि x बराबर 40, y बराबर 10, दोनों जोड़ के बता दो क्या, 50। देखिए तो पाइथन अपनी जगह पे स्टार्ट। बट हाँ, ये काले रंग का स्क्रीन में बोरिंग से स्टाइल में कोड नहीं लिखना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, एक बेस्ट IDE चाहिए। क्या होता है IDE? IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके डेवलपमेंट करने में, आपका कोड लिखने में, आपका कोड बनाने में और उसको टेस्ट करने में मदद कर सके। तो बहुत सारे मार्केट में IDEs हैं, बहुत सारे होते हैं, आपको बहुत सारा नाम दे सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज के लिए अलग अलग IDE होता है, लेकिन एक IDE ऐसा है जो लगभग सभी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको हम लोग शॉर्ट नेम में VS कोड भी बोलते हैं। तो VS कोड डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यह माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया गया एक बहुत अच्छा टेक्स्ट एडिटर या IDE है। आप सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे और आपको डाउनलोड करने के बाद आपके कंप्यूटर में सेटअप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आज सीखेंगे कैसे फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आया कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है। अब जो थर्ड वन हम लोग आज समझने वाले हैं वो है फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। पाइथन का पहला प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक कोई फोल्डर रख लेते हैं ताकि फोल्डर के पास हमेशा मेरे पास डेटा रहे कि इसमें क्या क्या काम कर रहे हैं। तो इसके पास हम राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शन, और ये देखो ओपन विथ कोड, ओपन विथ कोड नाम का ऑप्शन। सिंपल, तो कोड मतलब VS कोड, VS कोड देखिए खुल गया। अब ये VS कोड में आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फाइल बनाना है तो आप इस कॉर्नर पे जहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम दिख रहा है वहाँ पे आपको यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करेंगे, सिंपली आप अपने फाइल का नाम लिख दीजिए। याद रखिए पाइथन के हर फाइल के नाम के बाद .py लगेगा, यानी पाइथन का फाइल है या नहीं ये जानने के लिए उसमें एक्सटेंशन होगा .py। सिंपल है, एज ही। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। और देखिए जैसे मैंने पाइथन का फाइल बनाया, ये मुझे बोला डू यू वांट टू इंस्टॉल पाइथन एक्सटेंशन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो आप ये वाला चीज़ को इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि इसको यहीं पे रन करने में मदद करेगा। फिर तो सिंपली इंस्टॉल पे लगाइए और देखिए ये एक्सटेंशन खुल गया और ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। थोड़ा समय लगेगा, 1 मिनट लग सकता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपको नहीं लगेगा। ये दोबारा इंस्टॉल कभी नहीं करना, एक ही बार इंस्टॉल करना है। तो सिंपल इंस्टॉल होने के लिए दे दिया है। चलिए देखते हैं। तो पाइथन का ये इंस्टॉलेशन जब तक होता रहेगा तब तक हम लोग कुछ कुछ इसमें काम कर लेते हैं। अब हम सिंपल जो परंपरा है उसको निभाते हुए इसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। अब ये हेलो वर्ल्ड बेसिकली देखिए इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही आपका ये पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे एक प्ले जैसा कोई बटन आ जाएगा जिसका मतलब है इस कोड को रन करने का ऑप्शन। तो मैं थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ और ये देखिए प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, और ये यहाँ पर रन बटन है। ये रन पे क्लिक करेंगे और आउटपुट आपके सामने हेलो वर्ल्ड, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आउटपुट यहीं पे आएगा। ठीक है, अगर हम आपको एक पहला, तो ये परंपरा तो मैंने फर्स्ट प्रिंट कर दिया है। अब मैं आता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है आपका कि पाइथन में कीवर्ड क्या होता है और आइडेंटिफायर क्या होता है। कीवर्ड्स किसे कहते हैं, आइडेंटिफायर। सिंपल बात है, कीवर्ड वो पार्ट होता है, वो वर्ड होता है जो पाइथन में पहले से है और जो नाम आप खुद से लिखते हो वो आइडेंटिफायर कहलाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने कोई कोशिश किया और प्रिंट नाम का वेरिएबल बनाया, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कोशिश करेगा कि 4 नाम का वेरिएबल बना ले, देखिए क्या हुआ, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 4 पहले से ही कीवर्ड है। आपको जानना है कितना कीवर्ड होता है, बहुत सिंपल है, 35 कीवर्ड होते हैं। अगर आपको देखना है तो आप सिंपल क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड। तो ये पहले से एक पैकेज है जो कीवर्ड के लिस्ट को रखता है। आप बस इसको प्रिंट करके देख लीजिए। देखिए keyword.kw लिस्ट, KW मतलब कीवर्ड। तो ये प्रिंट कर लीजिए, देखिए कितना बड़ा लिस्ट आएगा। ये सारा का सारा क्या है, देखिए ये ध्यान रखिएगा, यही कीवर्ड्स हैं। इसी कीवर्ड को छोड़कर बाकी सब नाम रख सकते हो। यानी किसी का नाम फॉल्स नहीं हो सकता, किसी का नाम नन नहीं हो सकता, ट्रू नहीं हो सकता, एंड नहीं हो सकता, एज नहीं हो सकता, अस्ट्रेट नहीं हो सकता, असिंग नहीं हो सकता, अवेट नहीं हो सकता, ब्रेक,
class, continue, diff, del, ellipse, else, exception, finally for, from, global, if, import. In, is, lambda, non-local, not, or, pass, raise, return, try, उसके बाद क्या, while, with और yield. ये टोटल के टोटल नहीं यूज़ करना है आपको, क्योंकि ये सब क्या है, कीवर्ड्स है. तो ये कीवर्ड की लिस्ट देखने का एक सिंपल सा तरीका, आपको खुद ही पाइथन बता दिया, भैया मेरा इतना लिस्ट है देख लो. इसके अलावा कोई भी चीज़ लिखोगे वो आइडेंटिफायर होगा, यानी तुम्हारा दिया हुआ नाम होगा. लेकिन 35 कीवर्ड होते हैं पाइथन में टोटल, ठीक है. सी में कितने होते हैं, सी में 32 ही होते हैं, ठीक है. तो 32 कीवर्ड और पाइथन में 35 कीवर्ड. ये इस वर्जन में है, हो सकता है नेक्स्ट वर्जन आए उसमें ज़्यादा या कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अभी क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है 35 कीवर्ड. मैंने गिना क्या, इसको नहीं गिना, लेकिन अगर मैं इसको गिनना चाहूँ तो एक फंक्शन लगा के गिन सकता हूँ. इसके लिए उसका नाम है लेन फंक्शन, जो लेंथ बताता है. इस एरे का लेंथ बता देगा, देखो कितना आया, 35. तो सिंपल है, आप भी करके देख सकते हैं. ये पाइथन प्रिंट करेगा लेंथ को, लेंथ किसका, कीवर्ड लिस्ट का. तो सिंपल है, ये 35 कीवर्ड आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं. तो इसे ही हम कीवर्ड कहते हैं. अच्छा, ये कीवर्ड की एक और ख़ास बात है कि जो नाम है ना, इसका एक मतलब है. पाइथन इसका एक मतलब समझता है. देखो जैसे ये इंपोर्ट कीवर्ड है, इस लिस्ट में ये इंपोर्ट भी है, तो देखो उसका कलर चेंज हो गया, बैगनी रंग का हो गया. आप पता है जितना भी कीवर्ड लिखूंगा पाइथन में सबका बैगनी ही कलर होगा. देखो 4, अगर मैं वाइल लिखूंगा तो देखो कौन सा कलर हुआ. अगर मैं इफ़ लिखूंगा तो कौन सा कलर हुआ. देखो मैं इफ़ की जगह कुछ भी लिखूँगा वाइट कलर का, लेकिन जैसे इफ़ लिखूंगा तो वो पकड़ के बता देगा. तो इसीलिए ये VS कोड बहुत अच्छा है, वो तुरंत आपको बता देगा कि आप कीवर्ड लिखते रहो, यानी आपसे कोई गलती होने का कोई चांस है नहीं है. आप जैसे ही जहाँ पे देखो विथ लिखा, देखो WT तक तो कुछ नहीं है, जैसे H लिखा तो यानी पकड़ लेगा, कलर से तुम पकड़ लोगे कि हम कीवर्ड लिख गए, तो उससे तुम आराम से बच सकते हो. तो कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो किसी नाम को देने के लिए. जो नाम तुम देते हो उसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं. आइडेंटिफायर किसी भी नाम को देने को कहते हैं. चलिए हम आपको दिखाते हैं आइडेंटिफायर कैसे दिया जा सकता है. मान लो कोई नाम का वेरिएबल है. देखो ये कौन सा कलर का हुआ, स्काई ब्लू, पर्पल नहीं हुआ, स्काई ब्लू कलर का हुआ. यानी ये जो नाम तुम दिए हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं. अगर पर्पल हो जाता तो नहीं दे सकते थे. देखो ये प्रिंट है, तो पीले रंग का जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन होगा. हरे रंग का जो होगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा. यानी कलर से पता चल जाता है कि कौन क्या है. जैसे ये येलो कलर का, डार्क येलो कलर का दिख रहा है, ये फंक्शन है. तो ये बेसिकली इस तरह से दिखता है, आराम से कलर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. कलर से भी समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है. बहुत ईजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है. और सबसे आसान काम क्या है पता है, इसके बाद कर्सर रखोगे ना, ये क्या है बता देगा. पूरा डिटेल में आया, देखो क्या लिखा हुआ है, पूरा फंक्शन बता दिया क्या है, उसमें क्या क्या पैरामीटर है. तो वैल्यू डाल सकते हैं, SAP डाल सकते हैं, इन डाल सकते हैं, फाइल डाल सकते हैं और फ्यूज डाल सकते हैं. उसके नीचे क्या लिखा, प्रिंट द वैल्यू टू ए स्ट्रीम, ठीक है. और उसके बाद वो सब नीचे पैरामीटर है, वो सब का नाम बता रहा है. यानी हम अगर यहाँ पे नम लिख दें तो क्या बोल रहा है, वेरिएबल है नम नाम का, उसमें लिटरल क्या डाले हुए हो 20. मतलब सिर्फ कर्सर रखो बता देगा, कोई मेहनत की चीज़ नहीं. देखो ठीक है, देखो वेरिएबल है. अगर मैं इसको छोटी ब्रैकेट में से डाल दूं, ऐसे डाल दूं, तो अब क्या बताएगा, ये एरर बताएगा, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. यानी ये फंक्शन भैया बने हुए हैं, तो हम डिफ लगा देते, डिफाइन हो जाएगा. अंदर कुछ ना रखें तो पास, पास क्या हो गया, देखो कीवर्ड पर्पल कलर का हुआ. देखो इसमें से कहीं पे पास है, यहाँ देखो पास पर्पल, सिंपल. तो इजी है बहुत. अब देखो ये हुआ क्या, अब बोल रहा है फंक्शन नाम है, ये देखो वेरिएबल है, फंक्शन है. ये डिफ को देखो, डिफ क्या है, कीवर्ड है. देखो यहाँ डिफ है, बट वो पर्पल क्यों नहीं हुआ, बताते हैं क्यों नहीं हुआ. उसके आगे का काम हम कर दिए. अगर ये ऐसे हम ऐसे छोड़ दें तो वो अलग तरह से काम करेगा. तो बेसिकली आपको धीरे धीरे कलर से ही बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि कैसे क्या काम कर रहा है. देखो तो नम का वैल्यू 20, एक्स का वैल्यू 40. अगर हम ये दोनों को जोड़ना चाहें तो एक और वैल्यू बनाते हैं टोटल, ठीक है, और लिखते हैं नम प्लस एक्स. नम को एक्स से जोड़ कर टोटल हो गया, और टोटल को प्रिंट करके देखते हैं क्या आएगा, 60. मस्त. तो ये बेसिकली छोटा छोटा एक्सरसाइज है जिसे आप अभी समझ सकते हैं कि क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है. ध्यान रखिएगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये लाइन शुरू हुआ है वहीं से अगला लाइन भी शुरू होगा. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई ऐसे रख देता है, देखो लाल हो गई, क्या बोल रहा है, कर्सर रख के समझो, अनएक्सेप्टेड
इंडेंटेशन। अब ये इंडेंटेशन क्या भला है? इंडेंटेशन मतलब बेसिकली स्पेस, 4 स्पेस को बोलते हैं। तो ये कुछ भी ऐसे डाल देंगे ना ऐसे, तो हमको एरर आ जाएगा। देखो बोला ये कुंची लिख दिया है, नहीं डिफाइंड है, ये कुंची लिख दिया है, डिफाइंड नहीं है, ये क्या है, गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो सही करो, मतलब कोड जैसे पाइथन मांगता है वैसे देना पड़ता है, सिंपल। तो क्लियर हुआ कीवर्ड किसे कहते हैं और आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। आइडेंटिफायर वो हर चीज़ है जिसको आप खुद बनाते हो, कीवर्ड वो हर चीज़ है जो पहले से बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल ही समझो, कांस्टेंट छोड़ो। वेरिएबल कुछ नहीं होता है, ये जो नम नाम का वेरिएबल है इसमें वैल्यू कितना स्टोर है, इसमें एक्स नाम का वेरिएबल है इसमें कितना स्टोर है 40, और इसका वैल्यू बाद में बदल भी सकते हो। मज़ेदार ये है नम का वैल्यू को बदल दिया, अब बताओ हम जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 90 आएगा। पता है क्यों? क्योंकि नम का जो पुराना वैल्यू था ना वो बाद में ये लाइन चेंज कर दिया, तो अब जो बाद में चेंज किया वही यहाँ पे आने वाला है। और अगर हम यहाँ पे लिख दिया ऐसे नम प्लस, अब बताओ क्या आएगा। अब क्या होगा पता है केस, देखो ये जो 20 है ना ये यहाँ पर आ गया और ये 50, तो 20 50 कितना हुआ 70, तो नम का नया वैल्यू 70 और 70 प्लस एक्स 40 110, और देखिए आउटपुट 110 आने वाला है। हाँ हाँ आराम से, सेम नेम का वेरिएबल मतलब ओवरराइड, पुराना जो नाम वैल्यू था वो चला गया, अगर नया नाम बनाएंगे तो नया बनेगा। ओवरराइड करने का मतलब सेम नेम देना, और अगर हम दूसरा नेम देते हैं तो वो अलग बनेगा, ये अलग बनेगा। अगर मान लो हम नीचे जाके ऐसे नम 1 दे देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इन नम 1 कुछ किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है क्योंकि वो नाम अलग है, और जहाँ पे हम नम अगर लिख देते हैं तो खेल हो जाता। पता है क्या, ये क्या हुआ कि नम 20 किया था, यहाँ 20 आकर 50 के साथ जुड़ के 70 हो गया, अब फिर से वो 30 हो गया, तो अब 30 प्लस एक्स होगा यानी 70 आने वाला है। देखो आउटपुट सिंपल। तो वेरिएबल इज ए कंटेनर और इट इज़ मुटेबल इन नेचर। मुटेबल मतलब बदल जाने वाला, ठीक है ना, जो चीज़ बदल जाए उसे क्या कहेंगे, चाहे वो कोर्ट का केस का गवाह कहना हो, ठीक है। तो बेसिकली मुटेबल यानी बदल जाने वाला। हाँ ऑफ कोर्स, अभी भी यहाँ पे भी आप लाइन ऑफ कोड को समझो, बस इतना ही है। आप यहाँ पर ऊपर में जो भी चेंजेस कर रहे हो ये प्रिंट हो गया और दोबारा हम चेंज कर दिया तो देखो वो चेंज हो गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि जो हम चेंज कर रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करेगा नीचे वाले बॉटम लाइन में। यानी अप्रोच कैसे है, जो पहले लाइन है वो पहले एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा लाइन दूसरे, ऐसा करके अप्रोच हुआ। इसी को तो हम लोग POP बोलते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं। POP मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी स्टेप बाय स्टेप जो लिखा है वैसे ही होगा। लेकिन कुछ ऐसा बना दो कि नीचे बना हुआ है लेकिन ऊपर इस्तेमाल हो, ऐसा भी होता है, तो क्या बन जाएगा फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और उसी में थोड़ा और स्ट्रक्चर कर देंगे तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग अप्रोच काम करेगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो लाइन ऑफ नंबर पे लिखा हुआ है वही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बस अब सिंपल है, अभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये है मुटेबल इन नेचर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा पाइथन का इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, पहला प्रोग्राम बनाना, कीवर्ड आइडेंटिफायर का अंतर और वेरिएबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।